जो है उसकी आरबीएससी बुक हम क्लास 10th की शुरू करने जा रहे हैं और इसको हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। चैप्टर वाइज इसके लाइन टू लाइन हम इसके जो चैप्टर हैं उनको स्टडी करेंगे और उसके अंदर से जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं उनको हम डील करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो उनको मतलब जैसे कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, फिर वो उनमें जितने भी जनरल साइंस आती है वो 10th तक के लिए तो आती है 10th की बुक से। तो जितनी भी 6 से लेकर 10 तक की अपनी जो बुक्स हैं आरबीएससी की, उन बुक्स में से उसके क्वेश्चन आते हैं। तो हमें क्या करना है, 6 से लेकर 10 तक की बुक को स्टडी करना है। आज हम 10th की बुक को शुरू कर रहे हैं। 10th की बुक की जो साइंस है, विज्ञान है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा सिलेबस दे रखा है देखिए, जिसके अंदर कुछ 4 टॉपिक दे रखे हैं बायोलॉजी के, जिसमें भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है, मानव तंत्र है जिसमें विभिन्न तंत्रों को दे रखा है, ठीक है, आनुवंशिकी है और प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। ये 4 टॉपिक बायोलॉजी के दे रखे हैं। उसके बाद फिर 4 टॉपिक हैं जो केमिस्ट्री से हैं, दैनिक जीवन में रसायन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, परमाणु सिद्धांत, तत्वों व आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, यानी जितनी भी पेरियोडिक टेबल जो अपनी है, ठीक है, वो पेरियोडिक टेबल के बारे में और जितने भी पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी हमारे ये दे रखे हैं सिद्धांत हैं एटम्स को लेकर वगैरह, तो वो सारी थ्योरी यहाँ पर है, ठीक है। और कार्बन और उससे यौगिक, यानी कार्बन के यौगिक जितने भी हैं उन सबको यहाँ पे डील करेंगे। ये केमिस्ट्री के 4 टॉपिक है। फिर हमारे जो टॉपिक है वो है फिजिक्स के टॉपिक में पहला टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट दे रखा है। उसके बाद सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा और थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो फिजिक्स से हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो है एनवायरमेंटल साइंस जो हमारी है, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडी हम कह दें कि वहाँ से हमारे कुछ टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं वैसे इसके, उसमें से कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक भी शामिल है, स्पेस साइंस के टॉपिक है, ठीक है। तो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हो गए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये इसमें टॉपिक भी बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर अपना जो नेक्स्ट है अपशिष्ट एवं इनका प्रबंधन हो गया, पादप जंतु के आर्थिक महत्व, पृथ्वी की संरचना, यहाँ से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्मांड एवं जैव विकास, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, भारतीय वैज्ञानिक, इनके जो इंट्रोडक्शन है भारतीय वैज्ञानिकों के, उसके बारे में ये चैप्टर है। फिर अपना है जैव विविधता, इसका संरक्षण, और नेक्स्ट जो है वो है सड़क सुरक्षा। तो हमारे लिए यहाँ 19 तक जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो हम डील करेंगे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा इस बुक का। हम इस वीडियो के माध्यम से मतलब इसके जितने भी चैप्टर होंगे उन सभी चैप्टर को अलग अलग वीडियो में डिवाइड करके उसको स्टडी करेंगे और जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक से बन रहे हैं उन सभी को कलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, ये सारे चैप्टर्स के जो दे रखे हैं उसके अंदर आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ठीक है। तो भोजन और मानव स्वास्थ्य ये जो है ये हमारा पहला चैप्टर है, इसको हम शुरू करते हैं। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, फूड और ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो ये कहना चाह रहा है जितने मानव जो है वो जिस भी प्रकार के भोजन को ग्रहण करता है उसका जो स्वास्थ्य है, उसका जो शरीर है, उसके शरीर में जितनी भी क्रियाएँ होती हैं उन क्रियाओं का जो वो भोजन ग्रहण करता है उससे संबंध होता है। यानी कि वो जो बाहर से सोर्स के कैलोरी जिस सोर्स के फॉर्म में ले रहा है, यानी जिस भोजन के माध्यम से वो कैलोरी, प्रोटीन या शरीर की आवश्यक चीज़ों को ले रहा है, उन चीज़ों का शरीर की क्रियाओं से संबंध होता है। अब अगर वो चीज़ें जो वो भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है वो किस प्रकार की है, वो उसके शरीर के लिए क्या क्या उपयोगी है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, जिन्हें नहीं लेना चाहिए, उन सभी चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर दर्शाया गया है, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे देखिए, पोषण जीवन का आधार है,
पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण के लिए विभिन्न पदार्थ प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, वो किसी भी जीव के लिए, जो भी जीवधारी है, पादप हो गए, जंतु हो गए, जितने भी जीवधारी जो हैं, लिविंग्स जो हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है, पोषण बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो पोषण की क्रिया करके उनके शरीर को पोषण देकर ही वो जीवित रह पाएंगे। तो पोषण बहुत आवश्यक पदार्थ है। ये पदार्थ पाचन की क्रिया के माध्यम से जीवों के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना ज़रूरी है। यहाँ पे संतुलित आहार एक शब्द आया है, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या होता है बैलेंस डाइट? तो संतुलित आहार की जो बात की जा रही है यहाँ पे बैलेंस डाइट की, जिसके अंदर हम कहेंगे कि जीवधारी द्वारा लिया गया वह भोजन जिसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वसा, खनिज, ये जितने भी पदार्थ है, ये वो जो भोजन ले रहा है उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। जितने भी पदार्थ हैं, इस प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति से हम कह सकते हैं कि जो भोजन होता है, उस प्रकार के भोजन को ग्रहण करना एक संतुलित भोजन है, जिसके अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं, खनिज लवण हो गए, वसा हो गए। ठीक है, तो उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। अब इस संतुलित भोजन के अंदर अगर किसी भी चीज़ की कमी हमारे शरीर में रहती है, तो हमारा शरीर उस कमी को एक रोग के रूप में प्रदर्शित करता है। एक लक्षण प्रकट होते हैं उनकी कमी के, जिसको हम रोग का नाम देते हैं। तो यहाँ पर संतुलित आहार से लेकर ये दे रखा है, संतुलित आहार की डेफिनेशन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता संतुलित आहार में होती है, जिसको मतलब जिन भोजन में जिन सोर्स की उपस्थिति, इन सोर्स की उपस्थिति निश्चित मात्रा में होती है, तो उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे हम केवल भोजन ऐसा लेते हैं जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट ही हो या फिर केवल प्रोटीन ही हो, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें अगर हम लेते हैं और जिसमें विटामिन ना हो या फिर किसी भी चीज़ की कमी, खनिज लवणों की कमी हो, तो इस प्रकार के भोजन को हम संतुलित आहार नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों की कमी हो जाती है, और कमी से हमारा शरीर उस कमी के लक्षणों को प्रकट करने लगता है, जिसको हम रोग कहते हैं। संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं। जैसे हमारे देश में जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, ये कुपोषण का एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। मगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता, व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यहाँ हम कुपोषण के प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगे। देखिए, ये बात बताना चाह रहा है माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है? कुपोषण होता है कि शरीर में अगर किसी भी पदार्थ की, संतुलित भोजन में आप किसी भी पदार्थ की कमी रख रहे हैं। संतुलित भोजन क्या है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल सब निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, इस प्रकार का भोजन अगर ग्रहण किया जाता है तो वो संतुलित भोजन है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है, तो वो एक प्रकार का हमारे शरीर में उस कमी का जो लक्षण प्रकट होगा, वो एक प्रकार का ये कुपोषण है कि आप उस बराबर से पोषण नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एक कुपोषण हो गया। ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो गया। और माल न्यूट्रिशन के लक्षण जो है वो शरीर में प्रकट होते हैं। ज़्यादातर जो माल न्यूट्रिशन का कारण है वो है भूखमरी। ठीक है, क्योंकि भूखमरी का सबसे बड़ा कारण है गरीबी। गरीबी के कारण ज़्यादातर लोग, ऐसे कई लोग हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाने के कारण उनमें कई रोगों से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। तो हम जो देख रहे हैं कुपोषण के अंदर, मतलब जो माल न्यूट्रिशन है उसके अंदर विटामिन से जो विटामिन्स माल न्यूट्रिशन जो है उसको देखते हैं हम। विटामिन्स क्या होता है? तो विटामिन एक प्रकार के पदार्थ हैं, हम कह देते हैं कि ये ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती। जैसे कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, हम दैनिक जीवन में जिस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। लेकिन अगर किसी दिन आप भूखे रह जाते हैं, आपने खाना नहीं खाया है, तो आपके शरीर में जो वसा स्टोरेज होती है, फैट स्टोरेज जो होती है, जो आपकी त्वचा के नीचे वसा का जो संचयन होता है, उस वसा का धीरे धीरे पाचन किया जाता है। अगर आप कई दिनों तक भूखे रहते हैं, आपने भोजन किया ही नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद वसा का पाचन होगा,
वसा खत्म हो जाने के बाद प्रोटीन का पाचन होगा। तो जो पाचन का जो क्रम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पाचन का क्रम जो है उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आता है, उसके बाद वसा और उसके बाद प्रोटीन। सामान्यतः हम कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा लेते हैं, वसा का हम स्टोरेज करते हैं और प्रोटीन हमारे जो शरीर है उस शरीर के निर्माण में भाग लेता है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, शरीर में वसा की कमी होगी, तो प्रोटीन का भी पाचन होगा, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, मसल्स कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से पाचन का क्रम है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो विटामिन है उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी ये शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, ये याद रखना है हमें। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। अब ऑप्शन में आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन दे देगा, तो हमारा आंसर वहाँ पे विटामिन होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं विटामिन के यहाँ पे नाम दे रखे हैं। हमारे सामने एक टेबल है जिसके अंदर विटामिन के नाम दिए हुए हैं, केमिकल नेम जो इनके कहते हैं हम, उनकी कमी से होने वाले रोग हैं और रोग के जो लक्षण दिखाई देते हैं जीवों में वो है। तो हम ये कह रहे हैं कि पहला जो विटामिन है विटामिन ए। विटामिन के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है, आप अगर सभी विटामिन को स्टडी करना चाहते हैं तो उस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हम केवल उन्हीं विटामिन को डील करेंगे जो इस बुक में दे रखे हैं। तो विटामिन ए जो है, जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे विटामिन ए का नाम दिया हुआ नहीं है, विटामिन ए ही लिखा है इन्होंने। तो हम विटामिन बी जो है ये B12 है लिखा है इन्होंने, लेकिन ये जो थायमिन नाम है वो B1 का नाम है। तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं। इसमें लक्षण क्या प्रकट होते हैं, तो रात के मतलब जब शाम का समय होता है आप कह सकते हो, उस समय यानी जब सूरज का प्रकाश धीरे धीरे कम होता है तो उस समय उस व्यक्ति को दिखाई देना कम हो जाता है, न के बराबर दिखाई देता है। इस प्रकार का रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन B1, ये B12 नहीं है, B1 है। B1 का नाम है थायमिन, B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो B1 जो है उसकी कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, खून की कमी हो जाती है एनीमिया रोग में। और B1 की कमी में बेरी रोग होता है, जिसमें हृदय धड़कन कम हो जाती है, पेशियाँ एवं तंत्रिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, तंत्रिकाओं पर नियंत्रण नहीं रह पाता। फिर हम बात करते हैं राइबोफ्लेविन, जिसका विटामिन B2 कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो थायमिन है ये कॉमन नेम है, सबको ही पता रहता है, लेकिन B2 से क्वेश्चन बनने के संभावनाएं ज़्यादा है। B2 का नाम राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से जो रोग होता है इसको राइबोफ्लेविनोसिस भी कहते हैं और किलोसिस डिजीज़ भी कहते हैं। किलोसिस का मतलब होता है जिसमें मुख के किनारे एवं होंठ की त्वचा फटने लग जाती है। एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है स्मृति में कमी आना, अल्जाइमर रोग जो हम कहते हैं। अल्जाइमर रोग जो होता है यानी कि स्मृति धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है, तो ये भी किसके कारण होता है, ये होता है B2 की कमी के कारण। फिर नियासिन जो रोग है, विटामिन B3 का नाम है नियासिन, जिसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। ये जो है ये इसकी नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, जिसके अंदर जीभ व त्वचा पर परपड़ी बनने लग जाती है। आपकी जो जीभ होगी, ठीक है, और जो त्वचा होगी उस पर परपड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, त्वचा सूखने लग जाती है। तो इसको जो हम कहते हैं वो पेलेग्रा रोग कहते हैं, जो B3 की कमी के कारण होता है, यानी कि नियासिन की कमी के कारण होता है। फिर हमारा है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C, ठीक है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग यानी मसूड़ों में खून आना, जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, ब्लीडिंग गम्स इसको हम डिजीज़ को कहते हैं, जिसके अंदर मसूड़ों के नीचे से
खून आना शुरू हो जाता है, त्वचा पर चकत्ते भी बन जाते हैं। ये मसूड़ों में खून आना पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश द्वारा हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके विटामिन डी का निर्माण करती है। ठीक है, तो स्पेशल क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विटामिन डी बनता कहाँ पे? त्वचा के अंदर बनता है। हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसके लिए जो क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं, शरीर में बनने वाला, त्वचा का भी लिख देती हूँ मैं, त्वचा में बनता है, सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके हमारी त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। ये एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन है, हमारे शरीर में हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है विटामिन डी से इम्पोर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं। इसकी कमी से क्या होगा? तो पैरों की हड्डियां मुड़ जाएगी, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करता है। तो कैल्शियम जो है, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी और पैरों की हड्डियां धीरे धीरे मुड़ जाएगी। घुटने जो हैं वो पास पास में आ जाएंगे। घुटनों का जो शेप है ये इस तरीके से हो जाएगा, पाँवों का शेप ऐसे होना चाहिए जो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का रोग होगा विटामिन डी की कमी से, जिसको हम रिकेट्स रोग कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स रोग। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो विटामिन से हमारे बन सकते हैं। इसमें सभी, ये पूरा टेबल इम्पोर्टेंट है, आपको इस पूरे टेबल को लर्न करना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो माल न्यूट्रिशन के अंदर हमने विटामिन के माल न्यूट्रिशन को स्टडी किया। अब जो माल न्यूट्रिशन है वो है प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है। ठीक है, यानी कि कुपोषण। प्रोटीन का अगर ऐसे कुछ बच्चे जिनको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो वो बच्चे प्रोटीन के कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन का कुपोषण जो बच्चों में होता है, मेरस्मस और प्रोटीन, ये क्वाशिकोर, दो डिजीज़ यहाँ दे रखी है जो बच्चों में होती है। मेरस्मस डिजीज़ और क्वाशिकोर डिजीज़ में होता क्या है? मुख्यतः ये छोटे बच्चों में होती है, गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशिकोर रोग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन के कारण, यानी प्रोटीन के कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वाशिकोर रोग है। क्वाशिकोर रोग में क्या होता है? पेट बढ़ जाता है लेकिन पूरा शरीर पतला होता है, लेकिन बच्चे का जो पेट है वो बाहर निकल आता है, उसकी वृद्धि हो जाती है उसमें। और उसके जो पाँव होंगे, ये इस तरीके से जो पाँव है, ये पाँव इस तरीके से फूल जाते हैं, जिसको हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। ये जो एडिमा जो रोग है, ठीक है, ये भी इस क्वाशिकोर में ही आता है, जिसके अंदर जो पाँव है उसके ऊपर की त्वचा उभर जाती है, सूजन जैसा पाँव दिखने लगता है। तो ये जो होता है लक्षण, ये क्वाशिकोर में हमें दिखाई देता है। तो क्वाशिकोर एक प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। यहाँ पे आप इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे किस प्रकार इस बच्चे का जो पेट है वो बाहर निकला हुआ है, लेकिन पूरा शरीर जो है वो पतला है। ठीक है, इसके पाँव जो है यहाँ से इस तरीके से फूले हुए हैं। तो ये एक प्रकार का एडिमा है। और ये जो एब्डोमेन एक्स्ट्रा हुआ है, जो पेट की अतिवृद्धि हुई है, और इसी के जो ये लक्षण जो प्रकट होते हैं, ये हम क्वाशिकोर डिजीज़ कहते हैं इसको, जो प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन के कारण बच्चों में होती है। ठीक है, इसमें देखो लक्षण को दे रखा है, बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है। ठीक है, स्वभाव चिड़चिड़ा होने लग जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है जब प्रोटीन के साथ पोषण में। अब देखो मेरस्मस की बात कर रहा है ये। मेरस्मस रोग क्या होता है? क्वाशिकोर में केवल प्रोटीन की कमी से हम इसको स्टडी करते हैं, यानी उसके अंदर कैलोरी बराबर है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो बाकी जो तत्व हैं वो बराबर है, लेकिन उसमें प्रोटीन की कमी हुई है। केवल प्रोटीन की कमी से जब डिजीज़ होती है तो वो क्वाशिकोर डिजीज़ है। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ अगर उस बच्चे को कैलोरी भी नहीं मिल रही, हम कह दें कि उस बच्चे को कार्बोहाइड्रेट की भी पर्याप्त पोषित नहीं हो पा रहा, तो इस प्रकार के बच्चे के अंदर जो रोग होगा वो मेरस्मस रोग कहलाएगा, जिसके अंदर
जिसके अंदर क्या होता है, बच्चे का शरीर पूरा सूख जाता है, पतला हो जाता है, पसलियाँ दिखने लगती हैं, उसकी जो आँखें हैं वो अंदर धंस जाती हैं। इस प्रकार का जो रोग है वो मेरस्मस रोग कहलाता है। तो ये बच्चों में होता है। ये 2 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ से हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशीकोर, मेरस्मस जो रोग होता है वो प्रोटीन और कैलोरी। तो ये दोनों ही रोग हमें याद रखने हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है खनिज कुपोषण, यानी कि खनिजों के माल न्यूट्रिशन के कारण, यानी खनिजों की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के खनिज शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन में। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व कौन सा होता है, तो आयरन यानी कि लोहा होता है। ये देखो, एक क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है। फिर हमें पूछते हैं कमी, इनकी कमी से रक्त, अगर देखो आयरन की कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया रोग हो सकता है, क्योंकि आयरन की कमी होने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, रक्त नहीं बन पाएगा, तो ये एनीमिया रोग हुआ। तो लौह तत्व रुधिर क्योंकि हीमोग्लोबिन का भाग होता है, इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। अब देखो, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो इनकी कमी से हड्डियां कमज़ोर होगी, भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। तो हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक है। आयोडीन जो है वो हमारे गले के अंदर, हमारा जो गला होता है उसके दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो ये जो हार्मोन रिलीज़ होता है, इस हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए जो आयोडीन है वो बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है। तो आयोडीन की कमी अगर हो जाएगी तो क्या होगा, थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरॉक्सिन रिलीज़ नहीं कर पाएगी और वो जो ग्रंथि है वो फूल जाएगी। फूलने के कारण जो गला जो है वो बाहर से उभरा हुआ दिखाई देगा, जिसको हम गलगंट या घेंगा रोग कहते हैं। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे लिए बन रहे हैं। हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट जो तत्व है वो है कैल्शियम, हीमोग्लोबिन के लिए मुख्य तत्व लोहा, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। किस ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है, तो थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो यहाँ से ये कुछ क्वेश्चंस बन गए हमारे। फिर जो देखो मिनरल्स के माल न्यूट्रिशन की बात की गई है, तो वो यहाँ पे दे रखे हैं। जो सोडियम है, सोडियम के सोर्स दे रखे हैं, किस किस चीज़ों से हम सोडियम की प्राप्ति कर सकते हैं और इससे क्या होता है। तो सोडियम और पोटेशियम की एक विशेष बात है जो बार बार पूछी जाती है, वो है तंत्रिकीय आवेशों का आदान प्रदान करने के लिए कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, तो वो होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है तंत्रिकीय आवेश के लिए, विद्युत संचरण के लिए शरीर के अंदर जो आवेगों का संचरण होता है उसके लिए मुख्य तत्व कौन जिम्मेदार होते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का जो डिनोट करते हैं हम उसको Na से करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। पोटेशियम का सोर्स सभी खाद्य पदार्थ हैं। अब इसकी विशेषता मांसपेशियों में संकुंचन होगा, शरीर का जो विद्युत अपघटन है वो संतुलन बनाए, मतलब विद्युत अपघटन में संतुलन बनाना, विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं का संचालन करने में। तो पोटेशियम के बहुत सारे रोल हैं। उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमको पता है हमारे शरीर की जो बोन्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें किससे मिलता है, दूध, अंडे, हरी सब्जी, जितनी भी वाइट चीज़ होगी उनसे भी हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है, और हरी सब्जियाँ। विटामिन डी से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है, साथ में हड्डियाँ एवं दांतों को मजबूती मिलती है। तो विटामिन डी भी हमारे शरीर में जो क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे शरीर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। फॉस्फोरस, ये भी हमारी हड्डियों का जो महत्वपूर्ण भाग है। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी हमें दूध, हरी सब्जियों वगैरह से प्राप्त होता है। कैल्शियम से मिलकर हड्डियाँ तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लोह तत्व की बात करें तो लोह तत्व हमने देखा है हीमोग्लोबिन, इसको हम Fe, फॉस्फोरस को P, कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, आयोडीन को I से डिनोट करते हैं। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, आयरन या लोह तत्व, दोनों ही एक ही के नाम है। आयोडीन, नमक जो हमें समुद्री भोजन, हरे पत्ती वाली सब्जियों, लवण, जलीय मछलियाँ, जामुन, काला नमक आदि, ये इससे हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसकी कमी से गलगंड रोग होता है। तो ये कुछ जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी कमी से होने वाले माल न्यूट्रिशन को हमने स्टडी किया। फिर हमारा यहाँ पे आता है जो ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में।
देखिए यहाँ पे हमने विटामिन्स के भी कुछ सोर्स के बारे में बताया है कि विटामिन ए का जो सोर्स है पपीता, गाजर बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ए का, आम है। और विटामिन बी के लिए गेहूँ, चावल जो अनाज है, और हमारा जो लीवर है वो भी विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी के लिए जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो विटामिन सी के, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, सिट्रस फैमिली के जो प्लांट हैं वो विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं। विटामिन डी के लिए सूर्य का प्रकाश के साथ है ही, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ दूध, मक्खन, मछली, अंडे और लीवर जो हमारा है, ठीक है, मछली के लीवर से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो ये जो हमने देखा यहाँ पे विटामिन डी के सोर्स, यहाँ से हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के बारे में। ह्यूमन हेल्थ की बात करूँ कि पीने योग्य पानी के गुण व दूषित, बड़े बड़े जो क्वेश्चन अगर हमको स्टडी करना हो तो वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि दूषित पानी के लिए 10th क्लास को अगर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि पीने योग्य पानी के गुण और दोष को समझाइए, तो उस तरीके से ये पूरे बड़े क्वेश्चन को दिया गया है। लेकिन यहाँ से हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं वो देखते हैं। हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल के स्रोतों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि जल्दी हमारे सामने जल संकट विकराल रूप में मौजूद होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है जो, देखो, एकमात्र ऐसा पदार्थ है जल जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली परिस्थितियों में पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस, तरल और गैस, तीनों अवस्थाओं में पृथ्वी पर पाया जाता है। यानी ये पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं के रूप में ये पृथ्वी पर मौजूद रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जिसकी तीनों अवस्थाओं के रूप में वो पृथ्वी पर मौजूद है, तो वो जल है, जिसकी बर्फ़ यानी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था तीनों रूप में ये प्रकृति में मौजूद है। पीने योग्य जल के निम्न गुण क्या है। अब पीने योग्य जल की यहाँ पे कुछ बातें की है, हमें कितना पानी पीना चाहिए, क्या क्या हम जल का पीएच कितना होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होना चाहिए ना ही क्षारीय होना चाहिए। शुद्ध जल एकदम उदासीन होता है जिसका पीएच 7 होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ से बन सकता है। उसके बाद शरीर के लिए कितने पानी की आवश्यकता है, 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी पीने से क्या होता है, हमारे शरीर के जो जहरीले पदार्थ है वो पानी के माध्यम से यूरिया के फॉर्म में बाहर निकल पाते हैं। तो शरीर के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी महत्वता को यहाँ दर्शाया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूषित जल के प्रभाव क्या क्या है। मतलब अगर आप ऐसा जल पी रहे हैं जिसके अंदर कई प्रकार के जीवाणु हैं, कई प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, तो उनके कारण कई रोग हो सकते हैं हमारे शरीर में। तो इसी प्रकार से कुछ चीज़ें बता रखी है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो हमारा है बाला या नारू रोग। जैसे वैसे तो कई प्रकार के प्रोटोजोआ, कृमि वगैरह होते हैं जिनसे कई प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन जिस रोग की बात यहाँ पे नाम लेकर की गई है वो है नारू रोग। तो नारू रोग से हमारा क्वेश्चन बन सकता है किसके कारण होता है, ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के कारण होता है। ये एक प्रकार का कृमि है, ठीक है, हम कह सकते हैं एक प्रकार का क्या है, कृमि है, जो हम एक प्रकार का ऐसा कृमि है जो क्या करता है, इसकी जो मादा कृमि होती है वो पानी के अंदर अपने अंडे को देती है, और इसके ये जो पानी के माध्यम से इसका संक्रमण होता है। जैसे पहले के लोग तालाब वगैरह में स्नान करते थे तो ये एक से दूसरे व्यक्ति में पानी के माध्यम से फैलता है। एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी उस टाइम पे, तो क्या किया गया था, इस महामारी को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए थे। पानी को स्वच्छ किया गया था और पानी को उबाल के पीने वगैरह, ऐसे कई नियम बताए गए थे जिससे इस महामारी से बचाव किया जा सके। तो हम ये कह दें कि ये नारू रोग हमारे लिए क्वेश्चन क्या बनता है, नारू रोग किसके कारण होता है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि के कारण हमें नारू रोग होता है। तो नारू रोग से क्वेश्चन आता है, हमें ये ध्यान में रखना है नारू रोग को। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्वेश्चन है, ओबेसिटी की बात कही गई है, मोटापे की बात की गई है। मोटापा भी एक प्रकार का कह सकते हैं हम कि ये भी एक जो है बीमारी का ही लक्षण है, क्योंकि अगर मोटापा हो रहा है बिना किसी कारण के, मतलब अगर या फिर तो मतलब कई कारण होते हैं मोटापे के,
या फिर थायराइड ग्रंथि जैसे अल्पक्रियता हाइपोथायराइडिज्म दे रखा है, ये भी मोटापा का कारण है। कई बार चिंता वगैरह से भी मोटापा बढ़ जाता है, या फिर जो भोजन लिया जा रहा है उसमें कैलोरी जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होती है, तो मोटापा ज़्यादा बढ़ता है। बैलेंस डाइट ना लेने के कारण भी ये प्रॉब्लम रहती है। बाहर की जंक फूड खाना, कृत्रिम भोजन, जो बाहर से असंतुलित भोजन को ग्रहण करने, ये ऐसे कई कारण हैं जो मोटापे को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें याद रखना है। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है अप टू अल्पक्रियता, यानी कि जो हमारी कह सकते हैं हम अवटु ग्रंथि हम किसको कहते हैं, अवटु हमारी पीयूष ग्रंथि जो है, ठीक है, वहाँ से ये बात कर रहा है, जिसकी अल्पक्रियता के कारण यानी हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी मोटापे की जो वृद्धि है वो ग्रोथ हार्मोन अगर प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हो पाता है, या फिर हम कह दें कि हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है अगर वो भी रिलीज़ प्रॉपरली नहीं होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, ये जो मोटापा होता है वो बढ़ सकता है। अब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से आने वाले क्वेश्चन क्या क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक BMI दे रखा है, बॉडी मास इंडेक्स। ये इसमें ये बताया जाता है कि जिसकी लंबाई जितनी हो उसके बेस पर कितनी उसमें मतलब कितना उसका वेट होना चाहिए। तो ये एक इंडेक्स है जिसमें लंबाई के बेस पर उसके वेट की बात की जाती है कि एक पर व्यक्ति में इतनी लंबाई है तो इतनी लंबाई में इतना वेट होना चाहिए, तब वो एक प्रॉपर कह सकते हैं शरीर को धारण किए हुए हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो एक मोटापे का शिकार होगा। ब्लड प्रेशर की मैं बात करूं, ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो हृदय से जब रक्त को धमनियों में पंप किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो धमनियों में प्रवाहित होते समय वो जो रक्त है वो धमनियों की भित्ति पर एक दबाव उत्पन्न करता है, एक दबाव डालता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब वो जो दबाव है वो दबाव होना कितना चाहिए, तो हम ये कहते हैं वो जो दबाव है वो 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी दो टाइप का प्रेशर है, डायस्टॉल के टाइम और सिस्टॉल के टाइम, यानी संकुचन और शीतलन के टाइम जब हृदय संकुचित होगा तब कितना प्रेशर होगा, जब संकुचित होगा, ठीक है, तो बात की जा रही है कि 90 से 120 के बीच में, यानी सिस्टोलिक जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर होगा वो 90 से 120 तक है, एवरेज है, सही है। और डायस्टोलिक जो होगा वो 60 से 80 के बीच में है, ये भी सही है। अब डायस्टोलिक अगर 80 से बढ़ जाता है, 80 से 100 हो जाए, तो ये एक हाई ब्लड प्रेशर के हम मतलब जैसे 120 है, 120 से ज़्यादा बढ़ गया तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, 80 से कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर होगा। तो 120 से 80 के बीच का जो है वो एक एवरेज ब्लड प्रेशर को शो करता है। उससे ऊपर या नीचे होने पर उसे हम हाई ब्लड प्रेशर और लो होने पर लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इसे मापने की मशीन क्या है, मशीन है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने की मशीन स्फिग्नोमैनोमीटर। अब सबसे पहले रक्तचाप का मापन किसने किया था, तो स्टीफन हेल्स ने 1733 में एक घोड़े के अंदर रक्तचाप का मापन किया था। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन जो है वो कापलन ने रक्तचाप की डेफिनेशन को शो किया था कि डेफिनेशन क्या है, तो धमनियों पे जो रक्त का प्रवाह के कारण जो दाब उत्पन्न होता है वो रक्तचाप है। यहाँ पे उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के कुछ लक्षणों को बताया गया है। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जिसमें धमनियों नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, बहुत धीरे रक्त बहने लगता है। और अब आप सोचिए रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रवाह कर रहा है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन गैसों को लेकर जा रहा है। अब ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंचेगी तो हमारा जो मस्तिष्क है, मुख्य अंग है, मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गए, किडनी हो गई यानी कि गुर्दे वगैरह, ये सब, इन सबको अगर समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इन कोशिकाओं का क्या होगा, इनकी कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। और नष्ट होने के कारण कई प्रकार की क्षति हो सकती है। हो सकता है अगर मस्तिष्क के ऑक्सीजन ना पहुँचे तो जो कोशिका मतलब जो नसें हैं उनके अंदर ब्लड का प्रवाह नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, कोमा में चला जाए इंसान। वो डर के समय जो रिलीज़ होता है एड्रेनलिन हार्मोन, इसीलिए हम उसको करो या मरो हार्मोन कहते हैं। तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये हमें इन्हीं सब स्थितियों में, जब हमें डर लगता है, गुस्सा आता है, इन सब स्थितियों में चिंता होती है, तो इन सब स्थितियों में एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, शरीर की क्रियाओं को तेज़ कर देता है। उसमें हमारे हृदय का रक्तचाप भी बढ़ जाता है।
तो ये सब कारण है रक्तचाप बढ़ने के। भोजन खाने से ज़्यादा मैदा खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कोई ज़्यादा खा रहा है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसा है, वसीय पदार्थ है। धमनियों के अंदर वो वसीय पदार्थ, इस प्रकार से धमनियाँ हैं तो वसीय पदार्थ ऐसे जमने लगता है, तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। रक्त यहाँ से जा रहा है, धीरे धीरे ये वेन जो है ये ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल क्या कर देता है, वेन्स को ब्लॉक, जो भी आर्टरीज हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक होने की वजह से जो है कई बार रक्त का प्रवाह अचानक से ही रुक जाता है। तो ये जो है हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने भोजन में किस प्रकार की चीज़ों को ग्रहण करना है, कितनी मात्रा में ग्रहण करना है। जैसे घी हो गया, अचार हो गया, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब का जो सेवन है, इस प्रकार से। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं। अब ऐसे मरीज़ों को पोटेशियम युक्त भोजन जो है वो करना चाहिए, पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में लेना चाहिए। और जो बंद डिब्बे में जो सामान आता है, सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बंद डिब्बे वाली सामग्रियों का। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को संतुलित करना चाहिए। फाइबर युक्त जो रेशे युक्त जो पदार्थ है, फाइबर युक्त जो है पदार्थ, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। संतृप्त वसा और घी की मात्रा कम करनी चाहिए। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करना चाहिए। योग क्या होता है, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है। तो ये प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये सब हमें क्रियाएं करनी चाहिए सामान्य रक्तचाप को कंट्रोल में करने के लिए। अब है टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या होते हैं, नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, और धीरे धीरे हमारे शरीर की शक्तियों को कमज़ोर करते हैं। हमें लेने पर तो शायद आनंद की अनुभूति हो, किसी किसी को होती है आनंद की अनुभूति, लेकिन उसके जो प्रभाव हैं वो हानिकारक ही होते हैं। ठीक है, जो ऐसे कई पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में दवाओं का कार्य करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी अति मात्रा में उसको लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। अब ये जो गुटखा है, ये देखो किस प्रकार की चीज़ों से बनता है, सुपारी, लकड़ी, सुपारी के टुकड़ों से, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबुएं, धातुएं आदि प्रकार से ये बनता है। तो इसमें जो देखो कई बच्चे, महिलाएं भी गुटखे का खुलकर प्रयोग करते हैं। तो इनके कारण होता क्या है, गुटखे को ज़्यादा चबाने से जो जबड़ा है, जबड़े का जो मूवमेंट है, नीचे वाला जो है जिसका मूवमेंट है वो कम हो जाता है, और उसके कम होने से एक जो रोग होता है जिसमें जबड़ा हिल नहीं पाता, सही से खुल नहीं पाता, उसको बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग जो गुटखे के कारण होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई चीज़ें पूछी जाती है, देखिए जो ऐसी क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनके साथ साथ वह भी इम्पॉर्टेंट है जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, जो नए हैं। नए क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन अब रिपीट होंगे बार बार। ऐसे कई नए क्वेश्चन हैं, तो हमें जब भी हम इन बुक्स को स्टडी कर रहे हैं हमें उन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है जो नए हैं। जो पुराने हैं उनको तो पढ़ना ही है, जो आए हैं उनको तो इम्पॉर्टेंट तरीके से हमें एकदम याद हो जाने चाहिए, लेकिन उसके साथ वे क्वेश्चन जो अभी तक नहीं आए हैं और अभी तक आपको जो पढ़ने में एकदम नए लग रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए आ सकते हैं। हमें उनको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि पेपर जो बनाने वाला है, आरपीएससी जो पेपर बनाती है, वो पेपर इन्हीं आरबीएससी की बुक को उठाकर बनाया जाता है, इन्हीं में से बनते हैं क्वेश्चन। और हम कई बार बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ने लग जाते हैं और उसमें से फिर सोचते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। बड़ी बड़ी गाइडों में वो चीज़ें नहीं होती जो छोटी छोटी चीज़ें इसमें दे रखी होती है, तो हमें इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी बुक में, जो आपकी खुद की बुक हो, उसके अंदर इनको हाईलाइट कर लें। जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन को डिनोट कर रही हूँ क्वेश्चन मार्क से, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको वहाँ से स्टडी, मतलब बाद में जब रिवीजन करना होगा तो उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर अब तंबाकू की बात की जाए, तंबाकू से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है। तंबाकू का नाम जो है वो क्या है, वैज्ञानिक नाम। तंबाकू एक पादप है। इस पादप की पत्तियों से हम तंबाकू की प्राप्ति करते हैं, पत्तियों के चूरा बनाकर तंबाकू प्राप्त किया जाता है। तो तंबाकू का नाम क्या है, निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम तंबाकू के पादप का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए इसे। इसका जो कुल है, कौन से कुल का प्लांट है, तो ये सोलेनेसी फैमिली है। जिस सोलेनेसी फैमिली का ये प्लांट है उसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है।
अब इसके अंदर इसकी जो लीफ होती है उसके अंदर 1 से लेकर 8% तक इसके अंदर निकोटिनिक एल्केलॉइड है। ये कौन सा एल्केलॉइड है? निकोटिन एल्केलॉइड है। निकोटिन एक प्रकार का मादक पदार्थ है, एल्केलॉइड है जिसको हम मादक पदार्थ कहते हैं, ये इसमें पाया जाता है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, जैसे अधिकांश लोग इसका गुटखे में, चूना में वगैरह सूंघ के भी इसका उपयोग करते हैं। ये देखें यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहिए। तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर में कैंसर को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो निकोटीन पदार्थ है ये हमारी कोशिकाओं के विभाजन को, जो निश्चित विभाजन होता है उसको बिगाड़ देता है। कोशिका का विभाजन, एक कोशिका के विभाजन से 2 कोशिका बननी चाहिए, लेकिन ये निकोटीन जो है उसके विभाजन की प्रक्रिया को बिगाड़ देता है, जिससे बहुत सारी कोशिकाएं, एक कोशिका के विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बनने शुरू हो जाती है, विभाजन में अनियमितता आ जाती है, जिसके कारण ट्यूमर, गांठें बननी शुरू हो जाती है, जिसको हम कैंसर ट्यूमर कहते हैं। तो ये निकोटीन के कारण होता है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जितने भी ये एल्केलॉइड्स हैं इनके प्रभाव तुरंत सामने नहीं आते हैं। हम इनको कुछ कुछ मात्रा में अगर हमेशा ले रहे हैं तो इनके प्रभाव धीरे धीरे हमारे सामने आएंगे। जब हम ले रहे हैं तब हमें ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा कुछ होता तो नहीं है हमारे शरीर में, हम कुछ हुआ ही नहीं है तो लेते रहते हैं लोग, लेकिन इनके प्रभाव बाद में प्रकट होंगे, अभी नहीं होंगे। जब आप ले रहे हो तब आपको पता नहीं चलेगा कि भाई इसके क्या प्रभाव है, बाद में इसके प्रभाव पता चलेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ कुछ मात्रा में ले रहे हो तो आपको उसके प्रभाव तुरंत पता नहीं चल पाएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें नुकसान करती है हमारे शरीर को, हमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। औषधि के रूप में जो चीज़ें उपयोग होती है उनको उतना हम लेते हैं वो भी काफ़ी है, लेकिन जैसे हम नहीं कहते हैं ज़्यादातर पेन किलर भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, वो तो एक प्रकार की दवाई है लेकिन वो भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। इन सब में कहीं ना कहीं ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, धीरे धीरे आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। आपका खुद का एक प्राकृतिक इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर कर देगी, आप स्वयं किसी बीमारी से लड़ नहीं पाओगे। आपको हर छोटी से छोटी एक जुकाम जैसी बीमारी के लिए भी कई सारी दवाइयाँ लेनी होगी। तो ये सारे मादक पदार्थ आपके अंदर के इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस होता है ये, ठीक है। जैसे कोयला बनने का प्रोसेस में होता है ज़मीन के अंदर, बहुत धीरे प्रोसेस होता है वो, तो वैसे ये जो प्रोसेस है ये आपके शरीर में बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जब आपके शरीर की ऐसी अवस्था आ जाएगी जब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम वगैरह धीरे धीरे, मतलब जब आपको आपके शरीर की ज़रूरत होगी, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने आपके शरीर में अंदर ऐसी कई गलत चीज़ों को भर दिया है इन सब चीज़ों के माध्यम से। देखिए इसके हानिकारक लक्षण क्या है, जहाँ से हमारे लिए क्या क्वेश्चन बनते हैं। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले, फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना रहती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर की जो दर है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये भी एक प्रकार के हमारे जो धमनियाँ हैं उनकी दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। गर्भवती महिलाएं द्वारा तंबाकू का सेवन करने से जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है माता के गर्भ में पलने वाला, उसकी जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाता। बच्चे की गति, जो विकास करने की गति है वो धीमी पड़ जाती है, वो सही से विकास नहीं कर पाता है एम्ब्रियो। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होती हैं जो लाल रुधिर RBC को नष्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाएगी तो सिगरेट, बीड़ी आदि के दुष्प्रभाव उसका सेवन करने वाले के साथ पास में बैठने वाले पर भी उसके प्रभाव पड़ते हैं। सीधा लिखा हुआ है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है, आप नहीं पी रहे हैं लेकिन आपके पास वाला भी पी रहा है, तो वो आपके लिए भी हानिकारक है। आप उनके पास ना ही बैठें, ठीक है, और उनको भी आपके आस ऐसा एनवायरनमेंट अपने आसपास रखें ही ना कि कोई लोग आपके पास, आपके ऐसे कुछ मित्र हों वगैरह। तो ऐसा ध्यान रखें, खुद भी सचेत रहें और अपने मित्रों को भी सचेत रखें। वातावरण में फैला निकोटीन युक्त धुआं हवा के कारण उसके फेफड़ों में भी पहुंचता है। देखो इसके लिए कई कानून भी बने हुए हैं, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करना चाहिए धूम्रपान, लेकिन कई लोग करते हैं, ठीक है। सार्वजनिक चीज़ों पर कई चीज़ों की रोक है, लेकिन वो सब होती हैं क्योंकि आधे लोगों को नियमों का पता ही नहीं है, और पता है तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। किसी को अपने अलावा दूसरे की पड़ी ही नहीं है, पर ये नहीं पता है कि अगर कोई दूसरा सिगरेट पी रहा है तो वो आपके लिए भी नुकसान है उस स्थान पर। देखिए मदिरा, अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल बनता है एथिल अल्कोहल से, ठीक है। देखो क्वेश्चन इसमें भी आता है, कई प्रकार का आपको ब्यूटेनॉल दे देगा, प्रोपेनॉल देगा, अल्कोहल किससे बनता है,
प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल। तो इसका सही आंसर होगा एथेनॉल। से एथेनॉल को ही अल्कोहल कहते हैं, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, एथेनॉल भी कहेंगे इसको, ठीक है। मेथेनॉल एक विषाक्त पदार्थ होता है, उससे अल्कोहल नहीं बनाई जा सकती। अल्कोहल बनती किससे है, जैसे सेब हो गया, जव हो गया और अंगूर हो गया, इन सब को सड़ा के इनके ऊपर जो बैक्टीरिया लगते हैं वही फर्मेंटेशन के माध्यम से अल्कोहल बनाते हैं। तो मदिरा पान से अल्कोहल, इसके भी बहुत बुरे प्रभाव हैं। रक्त में जो हम ये कह दें तंत्रिका पर प्रभाव इसका बहुत भयंकर होता है। मदिरा पान से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा होने पर आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा जिनमें अल्कोहल ज़्यादा पीने के कारण उनकी किडनी खराब हो जाती है, उनका लीवर खराब हो जाता है। और लीवर खराब होने से क्या होता है, क्योंकि लीवर क्यों खराब होता है, लीवर के अंदर वो जो अल्कोहल होता है वो एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। ये एसिटाल्डिहाइड जो है ये एक विषैला पदार्थ है, लीवर को डैमेज कर देता है ये, ठीक है। तो इसलिए कई लोग अल्कोहल पीने वाले लोगों का लीवर डैमेज हो जाता है। अल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य मतलब जो उसका बॉडी पर खुद का कंट्रोल होता है वो नहीं रह पाता, संतुलन बिगड़ जाता है। अल्कोहल के स्मरण शक्ति, याददाश्त भी कमज़ोर होती है, तंत्रिका प्रभावित होती है, वसीय यकृत रोग हो जाते हैं, यानी कि जो लीवर है उसके कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ रोग हैं अल्कोहल पीने से। महंगी चीज़ें हैं, इनको आप नुकसान भी कर रही है फिर भी खरीद रहे हो, और जब खरीद रहे हो तो इससे में कई लोग ऐसे हैं जो अपने आर्थिक स्थिति को भी, खुद की आर्थिक स्थिति को हिला देते हैं, इतना ज़्यादा उनको ये नशा चढ़ जाता है अल्कोहल का। ये बहुत बुरे पदार्थ हैं जो शरीर को के साथ साथ आपके घर को भी नुकसान कर रहे हैं, आपके शरीर के साथ साथ आपके पूरे परिवार को नुकसान दे रहे हैं। ये अफीम हो गया, अफीम का नाम पेपेवर सोमनीफेरम। क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए इसे। ये प्राप्त किससे होता है, कच्चे फल से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको स्पेशली याद करना है, ठीक है। इसमें कितने प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं, इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, मादक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है तो मॉर्फिन एंड कोडिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन एंड कोडिन। ये हमारे 3-4 क्वेश्चन यहाँ से। पेपेवर सोमनीफेरम वैज्ञानिक नाम, कच्चे फल से प्राप्त होता है, ठीक है। कच्चे फल का जो दूध होता है, चीरे लगाते हैं उससे दूध निकलता है जिसको लेटेक्स कहते हैं। उसी लेटेक्स से हमें कुछ उसके अंदर जो ऐसे पदार्थ होते हैं मॉर्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन। तो आपको याद रखना है मॉर्फिन और कोडिन बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है। मॉर्फिन और कोडिन का प्रयोग दर्द निवारक या जो आप पेन किलर लेते हो उस पेन किलर के अंदर इस दवाइयों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक निश्चित मात्रा में शरीर में दवा के रूप में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं ना पेन किलर ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो अतिशय मात्रा में होगी तो आपके शरीर के लिए उसका एक नुकसान है। लेते समय तो शांति, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ में जैसे हेरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। जो गांव होते हैं वहाँ पर तो कोई खुशी का मौका हो गया या कोई दुख का मौका, कोई ऐसे मृतक की स्थिति हो जाए, तब भी वहाँ पर अफीम की मनवार की जाती है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए भी अफीम खिलाती हैं। कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति को उसकी आदत डाल देता है, उसके शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है। अब वो नहीं लेगा तो उसके शरीर में कई प्रकार की हलचल होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण मजबूरन उसे अफीम लेना ही पड़ता है। तो इन चीज़ों से दूर ही रहना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अफीम जो है उसकी फल भित्ती को उबालकर पीने की लत भी बहुत लोगों में होती है। अब फल से लेटेक्स मिल रहा है, उससे कोडिन, मॉर्फिन, कई प्रकार के अल्कोलॉइड्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि फल भित्ती जो होगी उसमें भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होंगे, तो लोग उसकी फल भित्ती को भी नहीं छोड़ते हैं, उसे भी पानी में डाल के बॉयल करके उसको भी एक मादक पदार्थ के रूप में यूज़ करते हैं। करता क्या है ये, प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, व्यक्ति बार बार बीमार होने लग जाता है, अंत में अनिश्चित समय में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी एक सामयिक यानी एक समय को पूर्ण करने से पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें आजकल कई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, डॉक्टर हैं जो इन मादक पदार्थों से छुड़ाने के लिए लोगों की सहायता करते हैं। तो इनके कई हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे होते हैं, यहाँ से संपर्क करना चाहिए अगर कोई इन सब चीज़ों को सेवन करता है और छोड़ना चाहता है तो। अब अन्य नशीले पदार्थ में आता है कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ये जो LSD है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसकी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सा नशीला पदार्थ नहीं है, तो आपको कोई एक चीज़ ऐसी दे दे जो नशीली ना हो, बाकी इनमें से कोई ऑप्शन दे दे।
या फिर पूछ ले कौन सा नशीला पदार्थ है, तो इनमें से कोई ऑप्शन दे दे। LSD की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलएमाइड, ये कुछ नशीले पदार्थ हैं। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से आ गए। अब दवाओं के दुरुपयोग, जो मैंने बार बार मैं बता रही हूँ कि ऐसी कई दवाएं हैं जो आपके शरीर के लिए कभी कभार आवश्यक होती हैं जब आपको उसकी ज़रूरत हो, लेकिन उसको एक नशे के रूप में लेना, ये भी एक प्रकार का क्या है, दुरुपयोग है। कई लोग दवाओं का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। ये मॉर्फिन है, जितने भी ये नशीले अफीम से जो हमें प्राप्त होते हैं, मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्यूपिनोफ्रिन, प्रोपिनोफिन, ठीक है, नाइट्रोजिपम और डाइजिपम, ये करके कुछ दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों का दुरुपयोग कई लोग करते हैं, ठीक है। मैं बात करूं, अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में अफीम का पारंपरिक सेवन होता है। पूर्वोत्तर राज्य में हीरोइन इंजेक्शन लेकर ज़्यादातर लेने का चलन है। वहाँ पर बच्चे जो होते हैं, एसीटोन, थीनर, नेल रिमूवर जो होता है उसको थीनर कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन सा पदार्थ होता है, वास्तव में उसके अंदर एसीटोन होता है। पेट्रोल, सॉल्वेट ऑयल, ठीक है, ये सब गैर परंग जो स्रोत हैं, इनको भी नशीले पदार्थ के रूप में, इनको सूंघ के, कई बार आपको नहीं होता है पेंट की स्मेल अच्छी आती है, थीनर की स्मेल अच्छी लगती है, किसी को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, तो इनके अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आपके शरीर के लिए नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोग इनकी स्मेल को बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, तो वो शरीर में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और नशीले पदार्थ के रूप में आपके शरीर को प्रभावित करता है। अब खाद्य पदार्थ में मिलावट के दुष्प्रभाव, यहाँ से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें कौन कौन सी मिलावटें होती हैं, तो हमको पता है खाद्य पदार्थ में आजकल मिलावटें बहुत ज़्यादा होती है। घी हो गया, घी, छोटी से छोटी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर सभी चीज़ों में मिलावट है। यहाँ पे हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो हमें पता होना चाहिए। DDT है, मेलेथियन है, क्लोरोपाइरिफॉस है, जो क्लोरोपाइरिफॉस जो है, ठीक है, कैंसर, स्नायु वगैरह इन बीमारियों को उत्पन्न करते हैं ये हमारे शरीर में। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है दांतों को नुकसान करता है, ये ध्यान रखना चाहिए। फॉस्फोरिक अम्ल दांतों के लिए नुकसान करता है। फिर एथिलीन ग्लाइकॉन रसायन पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठा जहर पूछा जाता है किसको कहते हैं, मीठा जहर एथिलीन ग्लाइकॉल को कहते हैं। ये क्या करता है, ये 0 डिग्री पर भी पानी को जमने नहीं देता है, जबकि 0 डिग्री पर पानी का हिमांक बिंदु है, पानी जम जाना चाहिए, लेकिन 0 डिग्री पर भी पानी को जमने नहीं देता है, तो एक प्रकार का मीठा जहर है ये, ठीक है। फिर ये बोरिक है, एरिथ्रोबोरिक है, बेंजाइल है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें इनमें मिलाई जाती हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक और चीज़ बात की गई है, शीशा, लेड, PB जिसको हम कहते हैं, PB जो है, ठीक है, ये 0.4 ppS की मात्रा में इसको मिलाया जाता है। मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। अब दूध के अंदर भी देखो कैसी कैसी चीज़ें मिलाई जा रही है, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल, ये सब दूध के अंदर मिलाया जा रहा है। मतलब आप कोई चीज़ शुद्ध तो खा ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, मिर्ची पाउडर में ईट और ये क्या क्या मिलावटें हैं, इसको आपको देख लीजिएगा। मेरे को जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो ये है, गोभी को सफ़ेद करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, AgNO3 का उपयोग करते हैं, गोभी के ऊपर छिड़काव करते हैं, जिससे आजकल तो इंजेक्शन लगाकर फलों को भी जल्दी पका लिया जाता है। इथाइलिन का इंजेक्शन लगाते हैं फलों पर। तो ये कुछ कानून यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ कानून जो है खाद्य सुरक्षा को लेकर, ठीक है। 1954 में बना हुआ एक कानून है जो खाद्य सुरक्षा को लेकर है, तो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो बाकी ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे थे वो इस चैप्टर में। अब उसके महत्वपूर्ण बिंदु में बैलेंस डाइट वगैरह के बारे में बात की गई है। हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देख लिया है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अब आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर में से सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर होगा। आप भी उसको पढ़िएगा, फिर हम उसको साथ में स्टडी करेंगे।